बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी और मुआशी मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर की सज़ाओं को कलअदम करार दे दिया गया और साथ ही साथ उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई। एवनफील्ड जिसने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में ये यकीनी तौर पर बहुत सारी तब्दीलियाँ की, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया। इसको आज तफसील में डिस्कस करेंगे। इसके जो लीगल पहलू हैं, इसके सियासी पहलू हैं, उसको भी मौजूद बहस लेके आएंगे। नवाज शरीफ साहब की मुमकिन वापसी के हवाले से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इसाक डार साहब वापस आ चुके हैं, वजारत ख़जाना का मनसब संभाल चुके हैं और उनके आने के बाद अभी तक की क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, बदलती हवाओं का रुख किस जानिब इशारा कर रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह असना के अंदर ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी है। कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस हैकर ने ऑडियो कॉल लीक की है, उसका कहना यह है कि कल का दिन लास्ट डे है, यानी कि जुम्मे के रोज़ वो तमाम तर जितनी भी उसके पास ऑडियोज़ हैं उनको रिलीज़ कर देगा, क्योंकि उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया गया। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल मैं चाहता हूँ अपने नाज़ को एक अदद रिपोर्ट दिखाएं और एवनफील्ड रेफरेंस जिस हवाले से हमने बात करनी है उसके हवाले से एक रिकैप दे दें कि सारा केस था क्या, कहाँ से मामला शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। एक नज़र रिपोर्ट देखते हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में कब क्या हुआ। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की रोशनी में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया था। फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नवाज शरीफ, इनके साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज, साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। इन रेफरेंसेस पर 6 माह में फैसला सुनाने का भी हुक्म दिया गया था। बाद नैब की जानिब से नवाज शरीफ और इनके बच्चों के खिलाफ 8 सितंबर 2017 को अबूरी रेफरेंस दायर किया गया। 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत के दौरान नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए, लेकिन इन पर फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। हसन नवाज, हुसैन नवाज और दामाद कैप्टन सफदर के खिलाफ अदालत में पेश न होने पर नाकाबिल जमानत वारंट, जबकि मरियम नवाज के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर 19 अक्टूबर 2017 को बराह रास्त फर्द जुर्म आयद की गई। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी की बिना पर इनके नुमाइंदे जाफर खान के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। 9 अक्टूबर 2017 को मरियम नवाज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। 3 नवंबर 2017 को पहली बार नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इकट्ठे अदालत में पेश हुए। 8 नवंबर 2017 को पेशी के मौका पर नवाज शरीफ पर बराह रास्त फर्द जुर्म आयद की गई। 10 जून को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया कि शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस का फैसला 1 माह में सुनाया जाए। केस की मुख्तलिफ समातें हुई, जिसके बाद 3 जुलाई को दलाइल मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया। एवनफील्ड रेफरेंस में मजमूई तौर पर 18 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, जिनमें पनामा GIT के सरबराह वाजिद जिया भी शामिल थे। एहतसाब अदालत ने 5 जुलाई 2018 को फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को 10 बरस कैद बामुशक्कत, इनकी बेटी मरियम नवाज को 7 बरस कैद, जबकि दामाद कैप्टन सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। नवाज शरीफ को 80 लाख जबकि मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एहतसाब अदालत के इस फैसले को कलअदम करार दे दिया, जिसमें एवनफील्ड में मिलने वाली जो सज़ाएँ थीं मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर को, उनको कलअदम करार दिया गया। उसके नतीजे में नाअहली हो चुकी थी, उसको भी नाअहली को ख़त्म कर दिया गया। ये सियासी मंजरनामा किस जानिब इशारा कर रहा है और ये तमाम तर डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसको आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इरफान कादिर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा शोएब साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपकी एक्सपर्टी जानना चाहता हूँ आज के इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से। चूँकि फैसला आ चुका है तो इसलिए अब इस पर खुल के जो है ज़ाहिर हम बात कर सकते हैं। हाउ डू यू सी दिस सर? क्या है, हम सबको मानना है, हम उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे पैदा हो गए हैं। डिटेल रीजनिंग नहीं आई। जब रीजंस आएगी हम उस पर बेहतर कमेंट करने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि किस बुनियाद पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि देखें, उसी एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से उन्हीं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में आज मियां नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे वहाँ मुकीम हैं। पहला सवाल।
दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हुसैन नवाज ने सबसे पहले जियो टीवी में आकर के खुद इसको एडमिट किया कि जी बेनिफिशियल ओनर या ट्रस्टी जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं। ये एडमिटेड फैक्ट हो गया। नए लॉ के तहत जो एडमिटेड फैक्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टी कोई अगर ओन करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको ओनर्स कहते हैं वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द एक्यूज्ड। वो अब ये साबित करने में नाकाम रहे या कामयाब रहे, ये तो एविडेंस बताएगी कि क्या उन्होंने कोई रसीदें, कोई ऐसी चीज़ दी है। लेकिन जो कोर्ट क्वेश्चन था नैब के प्रोसिक्यूटर से वो ये था कि जी आप ये बताएं कि ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स एक्चुअली नवाज शरीफ साहब के हैं और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनकी कोई एक्यूज्ड हैं या उनके साथ उनकी 109 यानी मिली भगत है या 34 है या नहीं बनती है या उनके साथ उनका कोई रोल सेकेंडरी बनेगा। अब बात यह है कि आज तक ये तो एडमिटेड फैक्ट चला आया है कि ये प्रॉपर्टीज बहरहाल शरीफ फैमिली की हैं। अब शरीफ फैमिली के पास कोई ऐसा सबूत उनके बेटों के पास, इनके पास, मरियम नवाज साहबा के पास नहीं है कि उन्होंने कौन सी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम के जरिए उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। और जिस जमाने में ये शुरू हुआ था पनामा केस 2016 से और 2017 में JIT की जब रिपोर्ट आई थी तो ये सारी प्रोसीडिंग्स बहरहाल उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब बरसरे इक़्तिदार थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी सवाल नहीं पैदा होता। और जब इनको सजा हुई थी उस वक्त भी 2018 तक इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार नहीं आए थे, उस वक्त शायद खान अब्बासी साहब थे। तो बात ये हुई कि आज बल्कि उन्होंने तकरीर की मरियम नवाज साहिबा ने वो सारी की सारी इमरान खान के खिलाफ की। उस वक्त ना तो वो इक़्तिदार में थे ना ही उनका कोई इन्फ्लुएंस है सच था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे निज़ाम इंसाफ पे अलबत्ता ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर है और ये नैब की कारकर्दगी को भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई वो अगर कोई एविडेंस ऐसी थी जो आप पेश कर सकते थे और आपने विदहोल्ड की तो वो क्यों की। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक प्रॉपर्टी एडमिटेड प्रॉपर्टी है और अंडर द लॉ वो पब्लिक ऑफिस होल्डर पाबंद है कि वो उसका सबूत देने में अगर नाकाम रहा है तो क्या ये बर्डन फिर दोबारा प्रोसिक्यूशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस फैसले के अंदर बहरहाल अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया तो ये दोबारा रिवाइवल भी हो सकती है, लेकिन हम अभी पहले रीजनिंग देखेंगे। अगर रीजंस ऐसी हुई जिसकी बुनियाद पर ये केस जो बरी हुई है मरियम नवाज साहिबा तो उसके ऊपर हम बात करने की पोजीशन में होंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हम ये कहेंगे कि बहरहाल कोर्ट का एक फैसला है, मरियम नवाज उसमें बरी हुई हैं तो उनको बहरहाल मुबारक हो और ये उनकी फतह है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो वड़ाइच साहब। सर, आज एवनफील्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया, यकीनी तौर पे हर तरफ इसका शोर है। नून लीग के या उनके इत्तेहादियों के हलकों में मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। आप सारे जितनी भी एक्सरसाइज हुई इससे पहले एहतसाब अदालत ने जो है वो उनको सज़ाएँ दी, उन्होंने सज़ाएँ काटी और आज जो है उनको इसमें एक्वाटल मिल गया। आप कैसे देखते हैं सारी डेवलपमेंट को आज ही होने वाली? ज़ाहिर है ये PMLN के लिए गुड न्यूज़ है, मरियम साहबा के लिए भी गुड न्यूज़ है और जाहिर है पाकिस्तान में एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ हम दोबारा जा रहे हैं। पहले तो ऐसे लगता था कि नून को एक तरह से उसके हाथ बांध दिए गए हैं मरियम के और मियां नवाज शरीफ के और उनको सजाएं सुना दी गई थी। मेरा ख्याल है चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। दोनों के खिलाफ अदालतों के इस तरह के जो फैसले हैं बाइस्ड वो नहीं आने चाहिए। ना इमरान को नायल करार देना चाहिए और जो मियां साहब की नायली है वो भी खत्म होनी चाहिए। आपकी मियां साहब से सर लंदन में मुलाकात, मुझे याद है आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने उसका जिक्र भी किया। ये उसके अंदर जो है क्या कोई ऐसी बातचीत हुई जिसमें उनकी पाकिस्तान मुमकिन वापसी और इस तरह उनके या उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनका ख़त्म होना, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई या ये सिर्फ एक ऑर्गेनिक तरीका है जिससे सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है डार साहब का आना, मेरा ख्याल है इस सिलसिले में उस वक्त उन्होंने बात की थी कि डार साहब जाएंगे और उन्होंने उस वक्त मुफ्ता इस्माइल साहब की जो इकनॉमिक पॉलिसियां थी उन पर रिजर्वेशंस का इजहार किया था। और तीसरी बात यह है कि वो आएंगे तब जब वो कहते हैं मेरे केसेस खत्म होंगे। और मेरा ख्याल है कि आज जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर हुए हैं कल, मेरा ख्याल है कि वो भी इन केसेस की जल्द से जल्द फैसलों के लिए कोशिश करेंगे।
ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। शुएब साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ोरम रहता है जहाँ से इस सारी चीज़ को रिवर्स भी लग सकता है और फैसला दोबारा इनके ख़िलाफ़ जा सकता है। ये बताइए, नवाज़ शरीफ साहब का जो केस है उसका आप क्या स्टेटस देखते हैं? उनको जो सज़ा हुई है और जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं, उसके रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं आज के जो फैसला उसकी रोशनी में, अगर पूछा जाए आपसे तो? देखें, पहली बात तो यह है कि उनकी तो अपील डिसमिस हो गई है, लेकिन उसके साथ उनको ये हक दिया गया है कि अगर वो सरेंडर करेंगे, वापस आ जाएंगे, तो उनका केस, उनकी अपील रिवाइव हो सकती है। जब रिवाइवल होगी तो उनके लिए बहरहाल आज भी ये डिफ़िकल्टी ज़रूर रहेगी। वो डिफ़िकल्टी होगी कि ये जिस अपार्टमेंट्स का जिक्र है वो या उनके अहले खाना के या उनके बच्चों के नाम अगर है, जो कि वो उस वक्त अपनी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं रखते थे, तो बहरहाल उनको ये साबित तो करना पड़ेगा कि उनके पास क्या मनी ट्रेल था जिसकी रोशनी या जिसकी बुनियाद पर ये खरीदे गए थे, या जो दूसरी कंपनीज हैं, नेस्कोल है, या जो दूसरी चीजें सामने प्रॉपर्टीज आई थी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि बहरहाल ये इशू अभी उनका बाकी है, क्योंकि आज एक क्वेश्चन ये भी आया कि पब्लिक मरियम नवाज साहिबा पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, क्योंकि इनको सेकेंडरी रोल दिया गया था, इनको को एक्यूज बनाया गया था मियां नवाज शरीफ साहब का। अब मियां नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं और उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ ज्यादा है, अगर देखते हैं कि एक और बात भी है कि कल वो केस जो नैब की अमेंडमेंट्स का था, जिसका बेनिफिट ये उठा सकते हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी कल फिक्स है। अगर सुप्रीम कोर्ट से वो जो मेजर अमेंडमेंट्स की हैं इन्होंने नैब लॉ में, अगर वो सेटिसाइड हो जाती हैं या अल्टावाइज डिक्लेयर हो जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी इनकी अपील के ऊपर होगा। अभी बहरहाल हम कुछ कह नहीं सकते कि इनकी अपील जो है, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गए हैं या उनका ज़्यादा इम्कान है बरी होने का, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल लेकिन आज की जजमेंट का जो जब डिटेल रीजनिंग आएगी उससे पता चलेगा, लेकिन इसका फ़ायदा बहरहाल नवाज शरीफ साहब को ज़रूर जाएगा। अब इसहाक डार साहब के ऊपर भी आप जानते हैं सर केसेस हैं, और उनको भी तलब कर रही थी अदालतें और वो नहीं आ रहे थे। इंटरपोल के जरिए उनको लाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके केस का क्या स्टेटस देखते हैं आप? जो ज़ाहिर अभी वो आ चुके हैं, उन्होंने मनसब भी संभाल लिया है। आई मीन, व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ हिज केसेस? मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे, देखें, एक ये अगेन ये हमारे निज़ाम इंसाफ पे एक बहरहाल बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि एक साहब जो वजीर खजाना थे और उनकी अपना दौरे इक़्तिदार था। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो तब हो कि इक़्तिदार किसी और पार्टी का हो या आपको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा हो। उनके अपने दौरे इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के जाते हैं वजीर खजाना के तौर पर और वापस नहीं आते। पूरे 5 साल के बाद दूसरे वजीर आजम साहब जाते हैं और उनके जहाज में बैठ के आ जाते हैं और एब्सकॉन्डर रहे, और आते साथ ही बहरहाल उनकी वो जो था जिस जगह से शुरू हुआ था वहीं से शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो टाइम फैक्टर होता है वो बहुत अहम होता है। इस दौरान एविडेंस खराब हो सकती है, इस दौरान विटनेसेस साइड लाइन हो सकते हैं, इस दौरान वो रिकॉर्ड खराब हो सकता है, वो रिकॉर्ड की पूरी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। तो नेचुरली वो एविडेंस अगर प्रॉपर तरीके से कोर्ट में नहीं पेश होगी तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट तो इसहाक डार साहब को जाएगा। और जो एक परसेप्शन है वो ये भी चलती है कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके खिलाफ थी और आज की एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ इन लाइन है। तो नेचुरली अगर आज की एस्टेब्लिशमेंट उनको फ़ायदा देना चाहती है तो फ़ायदे देने के कई तरीक़ाकार मुकर्रर हो सकते हैं, और उनमें से एक ये भी है कि इनको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट दिया जाए। तो ये एक जो परसेप्शन है उसका फ़ायदा भी बहरहाल इन्हीं को हो रहा है, जिसमें इसहाक डार साहब हो गए, मरियम नवाज साहिबा हो गई या नवाज शरीफ साहब है। ठीक है, ठीक है। बड़ाई साहब, सर ये फरमाइएगा कि आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जा रहा है और ये बेहतर एक चीज़ है, होना चाहिए। इस लेवल प्लेइंग फील्ड में इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं और जो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और नवाज शरीफ साहब भी यकीनी तौर पे मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इमरान खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड कितना मिलेगा? आप क्या देख रहे हैं उनका फ्यूचर? मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है इसमें गिव एंड टेक होता है। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है वापस असेंबली में जाना चाहिए ताकि इलेक्शन रिफॉर्म्स और इलेक्शन की डेट जो है वो तय हो सके, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो वापस असेंबलियों में चले जाएं। और अपने इसके लिए उन्होंने अभी बात भी किया, कहा है, एक शर्त रखी है। मेरा ख्याल है वो शर्त भी कोई इतनी बड़ी नहीं है कि उस शर्त को पूरा ना किया जा सके। साइफर के इन्वेस्टिगेशंस वो चाहते हैं
तो साइफर की इन्वेस्टिगेशन तो अब खुद ब खुद एक्सपोजे हो रहा है और ये पता चल रहा है कि ये तो कोई इतनी बड़ी सीरियस बात नहीं थी। तो दूसरी बात यह है कि इलेक्शन डेट पे कंसेंसस हो जाए, वो डेफिनेटली हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब बात इतनी रह गई है कि जो पीडीएम है वो चाहती है सितंबर में इलेक्शन और इमरान खान चाहते हैं जनवरी फरवरी में इलेक्शन। तो जनवरी फरवरी और सितंबर में दरमियान में अगर लाया जाए कोई अप्रैल मई जून, तो मेरा ख्याल है इस पे कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो यही बेहतर है कि कंप्रोमाइज हो जाए, दोनों का इत्तेफाक राय हो जाए और इसके ऊपर इलेक्शन हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, इसहाक डार साहब से आपको बीइंग एन एक्सपर्ट और आपने बहुत सारी ज़ाहिर हुकूमतें जाती आती देखी, आपको क्या लगता है इसहाक डार साहब वो नताइज देंगे जिस नताइज की नून लीग ने उम्मीद लगा रखी है? तवक्कुआत तो बहुत है, लेकिन जाहिर है वो भी एक इंसान है, लिमिटेशन है। हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए ये तवक्को करना कि वो कोई क्रिसमस आके दिखा देंगे, कोई ऐसा मौजज़ा दिखा देंगे, ये तो मेरा ख्याल है नामुमकिन है। हाँ, मेरा ख्याल है कि उनका तजर्बा भी है, 2-3 दफा पहले रह चुके हैं, वो समझते भी हैं पाकिस्तान की इकानमी को। तो मेरा ख्याल है, और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी समझते हैं, बिजनेसमैन को भी समझते हैं, वो खुद बिजनेसमैन रहे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स में रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनसे तवक्को है कि वो कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर लाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा की तरफ मैं आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मरीम नवाज साहिबा कैप्टन सफदर की सज़ा खत्म हो गई, नाहली भी जो है उनकी जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया और इसहाक डार साहब भी वापस आए। तब्दीली की जो है वो कुछ फ़िज़ा सी कायम हो गई है, बल्कि हवाएं चल पड़ी हैं कोई नई तब्दीली की। क्या देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, मरीम नवाज साहिबा का जो एग्जामिनेशन है, जो इसहाक डार साहब की वापसी है, वो उनकी भी एग्जामिनेशन है। ये दोनों चीजें एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। कि तीसरी कड़ी रहती है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कब होनी है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे होनी है। जुलाई के आखिर में पंजाब के जब इलेक्शन हुए और जहां पर नून को नाकामी का सामना करना पड़ा, उस वक्त जो ओपिनियन थी पावर्स की वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़े। PMLN जो है उसको सियासी तौर पर वो बहुत कमजोर हो गई है पंजाब में, और अब उसको किसी भी इलेक्शन मैनेजमेंट से उसको जो है आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते उसकी ताकत को। और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो है वो इतनी कामयाब लीडर साबित नहीं हुई। उस वक्त थिंकिंग तो यही रही। उस थिंकिंग को शुरू में वो थिंकिंग ऑफ द रिकॉर्ड थी, फिर आहिस्ता टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया पर वो थिंकिंग आने लगी, टेलीविजन चैनल में डिस्कस हुई। PMLN की लीडर जो है उनकी तरफ से कहा भी गया, जैसे मियां जावेद अजीज साहब ने उसका जिक्र किया था, खालिद रशीद साहब ने उसका कहा कि नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, सितंबर के महीने के अंदर आ जाएंगे। अब सितंबर का महीना जो है वो खत्म हो गया, अभी तक वो नहीं आए। और तो बेसिकली ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो PMLN को एक फाइटिंग चांस मिलेगा। अब नवाज शरीफ साहब 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या वो आके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे या महज वो PMLN की कैंपेन में जान डालेंगे? और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा कि मरीम नवाज साहिबा को वो सपोर्ट करेंगे और उनको एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर वो पुश करेंगे, उनको खड़ा करेंगे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो अब उसका रास्ता हमारा होता चला जा रहा है। और इसहाक डार साहब जो है जिस तरह से वो वापस आए हैं, और उसके बाद मरीम नवाज साहिबा की एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं बचता। बिकॉज इसहाक डार साहब यहाँ से 2017 में चले गए, 5 वर्ष तक बाहर रहे, एब्सकॉन्डर हो गए, खराबी से बहाना करते रहे, तस्वीर इशू करती, उनको हार्ट का मसला था, कभी कोई और मसला था। जब वो वापस आने लगे तो तमाम उनके साथ जितने भी लीगल वो काफी रिस्ट्रिक्शन थी वो सब लीला हो गई, वो आ गए, किसी ने पकड़ा नहीं, आ गई। वो सेनेट का भी उन्होंने हल्फ उठा लिया, तो वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए। तो चीजों को एक डायरेक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश की जा रही है, और वो कामयाब उसमें होते हैं नहीं होते, सिस्टम उसमें होता है नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो कोशिश है क्या, उन्हें देखना चाहिए। कोशिश ये है कि इसहाक डार साहब जो है उनको एक ऐसे वक्त लाया गया जबकि IMF के साथ एग्रीमेंट जो है वो हुआ, और IMF के साथ एग्रीमेंट होने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की तकरीबन 30 से 32 बिलियन डॉलर के इनफ्लोज जो है वो हो सकेंगे। कुछ फ्रेंडली कंट्री से हो जाएंगे, यानी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से हो जाएंगे, कुछ इनफ्लोज वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि सऊदी पैसा भी ओवर हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि डॉलर जो है वो नीचे नहीं आया। हालांकि मिस्टर इस्माइल साहब की कोशिशों से डॉलर जो है वो IMF का ट्रांशे रिलीज होने से पहले 215 पे हो चुका था, उसको लोग खरीद रहे थे बैंक में जाके, तो वो नीचे नहीं आया। और अब उसके बारे में ये समझ आ रही है कि उसको आर्टिफिशियली तौर पे ऊपर पुश किया गया 240 से ऊपर, और इसहाक डार साहब को चूंकि वापस आने का प्लान था, और जब इसहाक डार साहब की वापसी का इवेंट हुआ तो फिर डॉलर को फौरी तौर पर झटका
देखिए नीचे लाया गया ताकि उसको डार इफेक्ट या डार इम्पैक्ट के तौर पर ताबीर किया जाए। क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जिसमें ऑयल की कीमत में कमी हो चुकी है, पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी ऑयल से बनाता है, तो अभी डॉक्टर साहब पहला काम ये करेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करेंगे। इस वक्त पेट्रोल जो है वो $78, जबकि अपनी हाइट पे जब ये प्राइसेस जमन हुई थी 230 की, उस वक्त पेट्रोल जो है वो तकरीबन 122-125 डॉलर पर बैरल का था। तो अब इस वजह से पेट्रोल की कीमत भी कमी करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत भी कमी करेंगे, कुछ और चीजों को इम्प्रूव करेंगे, सब्सिडी देंगे और डॉलर को इसी तरह से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप ऑप्टिकल इफेक्ट कह सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल इश्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मुल्क नाख्वाना है, इफेक्टिव एजुकेशन बहुत थोड़ी है, इसलिए लोगों को एहसास दिलाया जाएगा कि किस तरह से मौजूदा हुकूमत ने इकोनॉमिक क्राइसिस पे काबू पा लिया है। और मिर्जा इस्माइल और शहबाज शरीफ नाकाम हुए हैं, लेकिन अब नवाज शरीफ और उनकी टीम जो है वो एक मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। इस सारी सूरत हाल को इलेक्शन से पहले ठीक करना है। अब वो इलेक्शन जो है क्या मार्च अप्रैल में होंगे, इससे पहले कहा जा रहा था, क्योंकि आपको पता है पहले वो अक्टूबर में होने थे, फिर वो मार्च अप्रैल का उसका जिक्र छोड़ा गया। अब वो मार्च अप्रैल में होंगे कि यही टीम ये कहेगी कि नहीं, हमें मजीद वक्त चाहिए और हम अगस्त तक या जुलाई तक हम हुकूमत करना चाहते हैं, उसके बाद हम निशानियां तोड़ेंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे। मुझे वैसे पर्सनली तौर पर लगता है कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसको इतनी देर तक खींचा नहीं जा सकता, ज़्यादा देर तक इस सूरत हाल नहीं जा सकेगा। डॉक्टर मोहित पीरजादा मेरे साथ मौजूद हैं, शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जारी है इसहाक डार साहब की वापसी, मरियम नवाज साहिबा, सफदर साहब की सज़ाएं कलअदम करार दिया जाना और जो मुल्क के सियासी सूरत हाल बढ़ रही है। शुएब साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो नून लीग के लीडरान के केसेस हैं और इन केसों का जो मुमकिन मुस्तकबिल हो सकता है। ये फरमाइएगा कि शुएब साहब, इस वक्त जितनी भी सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में लोग नॉर्मली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतें जो हैं उनके केसेस के अंदर भी उसी किस्म का ही काम करेंगे जिस तरह के टॉप के या जो आला क़यादत के केसेस होते हैं उसके अंदर काम करेंगे। यानी कि इसको यूँ मैं पैराए में लाता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम कुछ गलत करते हैं या हम कुछ चोरी करते हैं तो हमारे लिए सख्त तरीन सज़ाएँ हैं, और ऐसे लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं, बालाए ताक जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, उनके ख़िलाफ़, वो नून लीग के हों, वो PTI के हों, वो पीपल्स पार्टी के हों, उनके ख़िलाफ़ केसेस चलते हैं, लेकिन कोई तगड़ी सज़ाएँ नहीं हो पाती। और जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो कमज़ोर शख्स के लिए, गरीब के लिए बहुत सख्त है, और जो अमीर है या जो ताकतवर है उसके लिए जो है वो इतना सख्त नहीं है। एक तासुर ये पाया जाता है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखें सर, बात तो आपकी दुरुस्त है। जो एलिट्स और अशराफिया है वो हमारे निज़ाम इंसाफ के लाडले हैं। जो एलिट्स के लिए निज़ाम इंसाफ है वो नेचुरली वो कुछ और है, और निज़ाम इंसाफ को अगर हम तोलें तो आप देखेंगे कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है 139 मुल्कों में से हमारा 130 नंबर पे आया है। तो नेचुरली उसमें सिर्फ अदालतें नहीं हैं, अदालतें हैं, तमाम जुडिशल सिस्टम के आर्गन्स हैं, उसमें हम वकील हैं, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, हमारी तफ्तीश का निज़ाम है, हमारी FIA है, हमारी पुलिस है, हमारी नैब है, हमारी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने डिसाइड करना है। और अफसोस की बात यह है कि हमने इदारों को कभी मजबूत नहीं होने दिया। इंस्टीट्यूशंस हमने इतने कमज़ोर रखे हुए हैं कि हर आने वाले साहिब इक़्तिदार के लिए वो राहें हमवार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा रोल हमारी एस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में रहा है। तो नेचुरली वो जो इंस्टीट्यूशंस ने मजबूती के साथ काम करना था, इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन होनी थी, इंडिपेंडेंट विटनेसेस ने आना था और अदालतों ने इंडिपेंडेंटली फैसले करने थे, वो सारा का सारे निज़ाम को अगर हम देखें तो वो कंप्रोमाइज्ड होता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई एक आम आदमी एक दिन के लिए भी भगोड़ा हो जाए, मुल्क से भाग जाए, तो अगले दिन उसके लिए अदालत में कोई जो है वो उसके लिए कंसेशन नहीं होती, क्योंकि एब्सकॉन्डर के लिए या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए या अदालत से भागे हुए शख्स के लिए अदालत की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं या जो कंसेशन है वो ख़त्म हो जाया करती है। लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल ये, अब देखे ना, अब हमसे लोग सवाल करते हैं कि भाई जरदारी साहब को भी कोई सज़ा नहीं मिली, उनके ऊपर इतने अरसे से इल्ज़ामात हैं, जेलों में भी रहे, बाहर भी आए, उनके पूरे ख़ानदान को किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, आज तक किसी जर्नल को भी सज़ा नहीं मिली, आज तक किसी जज को भी सज़ा नहीं मिली, आज तक किसी ब्यूरोक्रेट को भी ऐसा सख्त सज़ा नहीं मिली जिसको हम मिसाल या इबरत की बात कर सकें। शरीफ फैमिली को भी सज़ा नहीं मिली, वो आपके सामने सज़ा हुई और यहाँ एक स्टाम्प पेपर दिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने, जी चंद दिनों में वापस आ रहे हैं,
हाँ जी। और वो गए और आ जाएंगे। तो बात तो ये सागदार साहब जिस तरह निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाकर गए थे और मजाक उड़ाकर वापस आए हैं, तो बात तो लोग करते हैं। तो फिर एक सवाल तो ये पैदा होता है कि फिर करप्शन मैंने की है, आपने की है, अवाम ने की है, इन बेचारे किसानों ने की है, फिर आखिर मुख्तदर तबका जो इस मुल्क के साथ पिछले 74 साल से खलवाड़ करता रहा है, आखिर कोई तो जिम्मेदारी ले कि किसने करप्शन की है, किसने इस मुल्क को इस अंजाम तक पहुंचा है। और अगर कोई करप्शन तो हुई है, फिर अगर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई इसका बारे सबूत अपने जिम्मे लेने को तैयार नहीं है, तो फिर हम क्या समझें? फिर जो वो गरीब अवाम, वो मजदूर, वो ताजिर छोटा या वो किसान जो अपने घर में बैठा काम कर रहा है, मैं वकील, एक डॉक्टर, फिर हम लोगों ने की है। किसान तो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर इस्लामाबाद के अंदर। सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा निज़ाम इंसाफ अगर दो तबकों के दरमियान इंसाफ नहीं दे सकता, तो नेचुरली फिर हमारे लिए यही लोगों के लिए रास्ता बचेगा कि वो सवाल करेंगे। जब वो सवाल करेंगे तो मुश्किल होगी अशराफिया के लिए। आज इमरान खान मार्केट में गया, पब्लिक में गया, लोगों के पास गया, तो उसने यही बात की कि जी जिस अंदाज से उसको आउस्ट किया गया और जिस बयानिए को वो लेकर गया और जिस तरह ये महंगाई मुकाओ मार्च का एक मार्च लेकर आए थे ये फरवरी मार्च में, और इन्होंने इक़्तिदार संभाला और मुल्क को बदतरीन माशी बहरान में डाल दिया, तो नेचुरली लोग फिर उसके साथ खड़े हुए। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको इक़्तिदार से निकाला गया हो कि वो महीने 2 महीने के अंदर अंदर इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग उसके साथ खड़े हो जाएं। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं, जब वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो करें या हम करें या कोई भी शख्स करे, तो रूल ऑफ लॉ तो बहरहाल एज सच एस्टैब्लिश अभी तक नहीं हो सका। हमें अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं कहता हूं कि चलें आगे बढ़ें, आइंदा के लिए इन चीज़ों को संभालें या चीज़ों को सोचें कि निज़ाम इंसाफ के ऊपर जब सवाल उठता है तो फिर सिर्फ एक ही फोरम बाकी बचता है, वो है अदालतें। लोग उसका रुख करते हैं, लेकिन निज़ाम इंसाफ में लोगों का अगर ट्रस्ट उठ जाए, लोगों का एतमाद उठ जाए, तो फिर नुकसान होता है पूरे मुआशरे को, नुकसान होता है पूरे इदारों को, नुकसान होता है उस मुल्क को, नुकसान होता है उस मुल्क की सियासत और मईशत को। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी शोएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अब ज़ाहिर है निज़ाम अदल के हवाले से जिस तरह फरमा रहे थे शोएब साहब, और इससे कबल गुफ्तगू हो रही थी, जो आज एक्विटल मिला है मरियम नवाज साहिबा को, कैप्टन सफदर साहब को, और जिस तरह फिर इसहाक डार साहब आ चुके हैं, ये सारा एक सियासी मंजरनामा है जो जारी है। अब इस सब के दौरान एक और मसला खड़ा हो चुका है चंद दिनों से, और वो भी जाके डॉट्स पहले सिक्योरिटी से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद जाके वो कनेक्ट हो जाते हैं हमारे पॉलिटिकल मंजरनामे से, और वो है ऑडियो लीक्स का। मैं इस ऑडियो लीक्स के बारे में आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि अभी तक की जो डेवलपमेंट है ऑडियो लीक्स के हवाले से, ये फरमाइएगा ये किस जानिब चीज़ें बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक जो है वो सेफ़ नहीं है, और बड़ा समझदार लगता है हमें जो बंदा ऑडियो लीक्स कर रहा है, जो हैकर है। हाउ डू यू सी दिस ऑल? देखिए, ऑडियो लीक्स के बारे में बहुत सी मतदार ओपिनियन पाई जाती है कि ये लीक्स कौन कर रहा है, किस मकसद पे कर रहा है। इसके बारे में एक बज़ाहिर तासुर ये कायम किया गया, ये स्टोरी चलाई गई है कि एक डार्क वेब है, इसको कोई बेच रहा है, हुकूमत पाकिस्तान इसको खरीदने की कोशिश कर रही है और इस नस्ल का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी बैरूनी ताकत या मुल्क दुश्मन आसर ने कर लिया। लेकिन अगर आप नेचर देखें इन लीक्स की, और जिस तरह से लीक करने वाला उसकी सियासी अहमियत देख के उसको लीक करता है, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये ऑडियो लीक्स को लीक करने वाला जो भी एलिमेंट है, ये पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है, पाकिस्तानी सियासत के अंदर एम्बेडेड है, और वो इन सारे लीक्स को पाकिस्तानी सियासत को अपने मकसद पे शेप करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जो शख्सियात हैं, पोलिटिकल पार्टीज हैं, ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप वल्नरेबल हैं, अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत पे रहें, वरना आपको एक्सपोज किया जा सकता है, आपके बारे में तमाम मालूमात जो है हमारे पास। तो कहते भी यही है कानून में कि आपने देखना होता है कि बेनिफिट कौन करता है, कि हमें देखना है कि कौन बेनिफिट कर रहा है और किसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसको एम्बेरस किया जा रहा है। तो ना तो ये ऑडियो लीक्स वाला पीटीआई के कंट्रोल में है, ना PMLN के कंट्रोल में। मतलब कोई तीसरी एंटिटी ऐसी है जिसके हाथ में ये ऑडियो लीक का बटन है और वो इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने जिक्र किया कि कोई ऐसा है जिसको तमाम सियासी बसीरत है और वो जान के जो है वो सबको डिफ्यूज़ कर रहा है या उनके असर रसूख को डिफ्यूज़ कर रहा है, लेकिन आपके ख्याल से अगर तो ऐसा ही है तो क्या उसको ये आइडिया नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इस सब के बावजूद या इस सब के करने से बदनामी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की हो रही है, रियासत की हो रही है, कि मुल्क एक ऐसा है जिसका वज़ीर आज़म हाउस जो है वो सेफ नहीं है, वहाँ की ऑडियो जो है वो इस तरह लीक हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया किस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। आई मीन व्हाई वुड समवन डू दिस, कि उसने अपने मफाद हासिल करने और उसने जो है रियासत को पीछे कर देना, अगर ऐसे जैसे आप फरमा रहे हैं। देखिए, आपकी बात की असम्पशन ये है, आपकी बात का जो बेसिस है, ये असम्पशन ये है, फाउंडेशन इस चीज के ऊपर है कि लीक करने वाले को पाकिस्तान की रियासत की रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज या ताकत या जो साख है उसकी कोई परवाह है। यहाँ तो आफत हाथी मच रही है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है गुज़श्ता 6 महीने में पाकिस्तानी पूरा जो सियासी इंतजामी ढांचा है उसकी तमाम हकीकतें खुल के हमारे सामने आ गई। दुनिया के सामने पहले ही थी, दुनिया भर जो है वो इनसे वाकिफ थी। ऐसा तो नहीं है, दुनिया भर में जो किताबें लिखी गई, जो रिसर्च पेपर, पॉलिसी पेपर लिखे गए, उनमें पाकिस्तान को खास तरह से देखा गया। पाकिस्तान में हमने उसको उस तरह से नहीं देखा। अब गुज़िश्ता 6 माह में हम मजबूर हो गए कि हम भी उसको उसी तरह से देखने लग गए। तो यहाँ कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जिसको पाकिस्तान की रियासत की बाकी को बहुत ज्यादा परवाह है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का जो एक साथ इस सारे अरीना जो हमारा पॉलिटिकल है, इस सब के अंदर जो उनकी कॉल है लॉन्ग मार्च की, वो हम देखते हैं 2 दिन पहले वो कह रहे हैं जी मैं इस मंथ के एंड तक बता दूंगा। अब वो मंथ जो है अभी एंड होने वाला है, यानी कि वो गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से जो है वो लॉन्ग मार्च के गिर्द खेल रहे हैं, लेकिन खुल के लॉन्ग मार्च कर भी नहीं रहे और कॉल भी नहीं दे रहे। क्या उसको वो एज ए प्रेशर टेक्निक या टूल यूज़ कर रहे हैं, या वो जिस तरह कह चुके हैं मेरा आखिरी मार्च होगा? आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इमरान खान इज़ थिंकिंग अबाउट द मार्च एंड व्हाट ही इज़ डूइंग एंड प्लेइंग अराउंड विद दिस लॉन्ग मार्च इफ इट इज़ लाइक दिस? मेरे ख्याल देखिए, मैं वीलॉग्स भी करता हूँ प्रोग्राम के अलावा। मैं कम से कम जब भी इमरान खान कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च इतना करूंगा, तो मैं हमेशा अपने वीलॉग में कहता हूँ कि लॉन्ग मार्च क्या करेंगे, कि उसकी कोई नेचर क्लियर नहीं हो रही लॉन्ग मार्च की। क्योंकि लॉन्ग मार्च का तमाम तासुर तो अमेरिकन जो ड्रामा रहा है अरब स्प्रिंग, उससे ये तासुर है कि आपकी दारुल खिलाफे पे एक क्राउड लेके चढ़ जाते हैं, तो उसको फिर वेस्टर्न मीडिया की सपोर्ट होती है, और वेस्टर्न मीडिया की सपोर्ट से आप ये दिखाते हैं कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने एक प्रेसिडेंशियल पैलेस को टेक ओवर कर लिया। उसके पीछे काम हुआ बहुत है। इमरान खान साहब को तो इस किस्म की कोई सपोर्ट है ही नहीं, मगरबी इदारों की, मगरबी मीडिया की या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की। तो उनका इस्लामाबाद में दाखिल होकर एक हुकूमत को हटाना, हुकूमत तो दरहकीकत एस्टैब्लिशमेंट के सहारे के ऊपर खड़ी है। तो इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी ताकत तो नहीं है कि वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को डिस्प्लेस कर सकें उसकी पोजीशन से। इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल रेटरिक के जरिए एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं और उस प्रेशर से वो निजाम को वीकन करते हैं। उसमें वो बड़े कामयाब हुए हैं। निजाम का ख्याल है कि वो उनको रोक लेंगे उनका रास्ता। पिछले 6 महीने से यही है कि इमरान खान साहब अपने रेटरिक के जरिए और निजाम की जो तजादात हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हैं, उनको वाज़ेह करके वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। अब ये जो मरियम नवाज साहब और इस्माइल साहब की वापसी है, इससे PMLN की सियासी हैसियत जो है उसमें मजीद कमी हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो मजबूत हो गए, लेकिन सियासी तौर पर इलेक्शन होते हैं तो पहले से ज्यादा कमजोर हो गए। तो इस तरह से पूरी कहानी चल रही। इस वक्त गुज़िश्ता तकरीबन 3 दिन से इस्लामाबाद जैम है, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसान जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। एक दिन पहले तक इस्लामाबाद के सिर्फ पेरिफेरल एरिया, जो आउटसाइड एरिया थे, वो उसमें नकलो हरकत जो थी वो मुश्किल थी। आज इस्लामाबाद के सेंटर में भी नकलो हरकत नहीं है, बिकॉज किसान एक जनरल फोर्स के साथ आए हैं, उनके जनरल मुतालबात है। तो इस्लामाबाद को बेदस्तुपा करना कितना आसान है वो किसानों ने साबित कर दिया, जिस तरह से दिल्ली में हुआ था। तो इमरान खान साहब ये नहीं कर सकते, जो किसान कर रहे हैं वो इमरान खान साहब नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मोहित पीर साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है। हालात हाज़रा से कोशिश करेंगे आपको यूं ही बाखबर रखें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।